देता है। रेफरेंस वेरिएबल वगैरह बच्चों समझ में आ गया होगा ना। ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक एक कहानी करी थी, अब इनपुट आउटपुट ये चीजें समझनी थी। रोहित भाई शायद ऐसे ही कह भी रहे थे, तो पूछ रहे थे डाउट। अब अच्छा, एक चीज मैं इसका वो दिखाऊं भी आपको। कल जैसे इसने भेजा था, तो मतलब एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं। तो रोहित ने भेजा था। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आई होप देख पा रहे होंगे आप। तो चलो उसी में ऐड ही कर देता हूँ। मतलब ये कह रहा था सर, पहले इसको बस रट लिया था, आज फील आई है। तो कई बार हम ऐसे ही चिपका देते हैं बस क्वेश्चन ना। किसी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन होगा। और ये आपका आई थिंक विजिबल होगा आप सबको, है ना। ठीक है बच्चों, प्रोग्राम विजिबल है। यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा एक सेकंड के लिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या बता रहा है? 10 10। है ना। और अब यहाँ पे क्या किया है? पंकज भी है क्या? अभी ना आया। चलो। तो बच्चों देखो, ए की वैल्यू क्या हुई? 10। मेमोरी में बन गया। जब नेक्स्ट लाइन चलेगी, इसने क्या किया है यहाँ पे सोचो। इंट रेफरेंस एम्परसेंड बी वेरिएबल। इक्वल्स टू ए, मतलब बी इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए। ए। यानी बी इज एलियास नेम ऑफ ए, तो मतलब इसी का नाम क्या हो गया? बी हो गया। आगे इसने क्या किया है? प्लस प्लस बी किया है। प्लस प्लस बी होने का मतलब इस लाइन के बाद बी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? एक बढ़ चुकी होगी। अब जब बिल्कुल। आप नीचे गए सी आउट ए इक्वल्स टू, तो ए की वैल्यू क्या हुई बच्चों? अगर ये ए प्रिंट 11। करेगा तो ए भी क्या है? ए भी 11 हो गया। बी भी क्या है? ए भी 11। 11 हो। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में। समझे आप? कुछ नहीं। तो बस बिल्कुल। कई बार ना क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बच्चे को पता होता है, तो उसी से कहानी चल जाती है। तो सी प्लस प्लस में बहुत सारी चीज हम ऐसी करेंगे जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड होंगी, है ना, वो आपको हेल्प कर देगी चीजों में। ओके। कहाँ है ये क्वेश्चन अब? चलिए। चलो। तो कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। इसे मैंने डाल ही दिया, आप रिवाइज करेंगे तो आपके सामने निकलता रहेगा तो अच्छा है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बात कर लेते हैं, और इसमें से भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। सी आउट में ना, मतलब इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं। ठीक। तो बच्चों थोड़ा सा, जैसे हम रीड करते हैं ना यहाँ पे, तो हम ऊपर आयो स्ट्रीम डॉट एच लगा के चलते हैं। और यहाँ पे सी इन एंड सी आउट जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये आयो स्ट्रीम डॉट एच से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब सी इन के साथ हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, ये सी इन किस क्लास का मानते हैं हम? इनपुट स्ट्रीम का। और सी आउट किस क्लास का ऑब्जेक्ट मानते हैं? आउटपुट। आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। अगर आपको केवल सी इन यूज करना है, यू कैन यूज आई स्ट्रीम ऑल्सो। केवल सी आउट यूज करना है, ओ स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। दोनों यूज करने हैं तो आई स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। आई यू गेट दिस पॉइंट, है ना। सी इन के साथ अब देखो, सी इन मैंने किया ए और बी। अब देखो, अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सी इन ए, मान लो मैं लिखूं सी इन बी, और मैंने लिख दिया सी इन सी। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ए को रीड करेगा, बी को, सी को, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, आप इसका कंकेटिनेशन भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा? तीनों को रीड कर लेगा। अब देखो, जो सी पढ़ते हैं उन्हें सी प्लस प्लस में करते हैं ना, वो तो आदत से पड़ जाती है कि अरे यार कौन, वहां पे तो स्कैनफ स्कैनफ ड्रामा करना पड़ता था ना। यहाँ पे इजिली हो हम्म। जाता है। ठीक है। ऐसे ही प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम? सी आउट यूज करते हैं, तो सी आउट ए। तो मान लो आप ऐसे करोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मान लो बच्चों, मान लो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते सी आउट बी इक्वल्स टू, मान लो सपोज ए के अंदर क्या पड़ा है बच्चों? मान लो 10 पड़ा है। बी के अंदर क्या दिया? मान लो 20 दिया। और इसके अंदर मान लो 30 दिया। आप सी आउट बी कर रहे हो, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया। और अब बी कर रहे हो तो कैसे लिखा आएगा बच्चों? तब लिखा आएगा जो डबल कोट्स में देते हैं ना, 10। वैसे इट इज आ बिल्कुल। जाएगा, बी इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब अगर ठीक है आप सर। ऐसा करना चाहते हैं, अब
क्योंकि आपने उसके तुरंत बाद लिखा है तो ये b = 10 यहां लिखा आएगा, है ना। अब आप अगर चाहते हैं कि मान लो अलग अलग लाइन में आए, आप कैसे लिख सकते थे, सी आउट ए, फिर आप क्या लिख सकते थे, एंडल। एंडल का हैंडल। मतलब एंड लाइन, इसको डबल कोट्स में नहीं लिखते, है ना, ये आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। और बी लिख दिया। तो अब ये लाइन आपकी क्या कर रही होगी, ऐसे 10 और 20 ऐसे दे रही होगी। समझ में आती है क्या। जी। ओके। अब यस सर। फिलहाल ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे जो ये ऑपरेटर होता है ना, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंसर्शन ऑपरेटर होगा या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा, क्या नाम होगा इसका। इंसर्शन अच्छा सर। ठीक है, मैं ती, मतलब, या पुट टू नाम, तीन में एक्सेप्शन होना चाहिए। या गेट फ्रॉम होगा। एक्सट्रैक्शन। हम्म। तीन में एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, ये जोन किसके सा साथ यूज कर रहे हैं हम, इंटरनेट ये पे सी पहले। इन के साथ यूज करते हैं। तो सी इन के साथ यूज कर रहे हैं तो इंसर्शन होगा या एक्सट्रैक्शन होगा। वैसे तो साउंड करता है कि इंसर्शन होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हम लिखते हैं तो वो उसे बफर में जा करके वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ओके चलो, अगर मैं बात करूं इस ऑपरेटर की, तो इसका नाम मतलब ये सी आउट के साथ यूज हो रहा है, जैसे सी आउट ए लिखा, तो इसका नाम एक्सट्रैक्शन होगा या इंसर्शन होगा, या पुट टू होगा या गेट फ्रॉम होगा। इंसर्शन। हम्म। गेट तो। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार हमें लगेगा कि जैसे हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मतलब असल में ये कैसे होता है, उसके बेसिस पे नाम भी पता कर लेंगे। जब आप सी इन ए कर रहे हैं ना, जी। तो क्या होता है आपको पता है, आप कहाँ जाएंगे, ब्लैक स्क्रीन पे। ब्लैक स्क्रीन पे यानी डिस्प्ले पे आप गए, आपने दिया कीबोर्ड से इनपुट डाली 10। अब हम्म। बच्चों एक बात बताओ, ये वैल्यू आपने कहाँ से दी है, कीबोर्ड से दी है ना। बोर्ड से लिए। तो ये आपके पास बफर कौन है इनपुट स्ट्रीम का, आईओ स्ट्रीम का, मतलब आई स्ट्रीम का सी इन है। तो जो आपने 10 दिया है ना, वो किसके अंदर आया है, सी इन में आया है। जी। ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है ना, इसका काम है वैल्यू को सी इन से किसके अंदर स्टोर कराना, ए के अंदर। ए में। तो बच्चों बताओ, अब अगर ये ऑपरेटर क्या कर रहा होगा, ये सी इन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ए में डाल रहा होगा ना। जी। जी। समझ में आई बात। तो अगर ऐसे ध्यान रखेंगे कि वैल्यू, जब आप सी इन ए कर रहे हैं डायरेक्ट ए में नहीं आ रही वैल्यू, किस में आ रही है, इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में यानी सी इन में। अब लाइकवाइज जैसे आप सी आउट ए करते हो, तो आप वैल्यू आपके पास किस में है, ए के अंदर है। ए की वैल्यू मान लो इस टाइम कितनी है, 50 है। वो वैल्यू आप किस में डालना चाह रहे हो, इसलिए देखो सिंबल ही है, कुछ बच्चे रखते हैं ना, इसलिए सिंबल क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, आप ए से वैल्यू किधर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, सी आउट की तरफ। तो आप ए की वैल्यू को बेसिकली किस में डालते हैं, सी आउट में। ये आउट में। और सी आउट उसे कहां डाल देगा, डिस्प्ले पर करा देगा। तो यानी ये क्या होना चाहिए, इंसर्शन ऑपरेटर, ए की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो ना आप सी आउट में, और यहां ए जी। के अंदर आप सी इन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। बताओ रटोगे या याद रहेगा। याद रहेगा यार, सर। समझ में आ गया ना लॉजिकली, यहाँ वैल्यू किस में आई है, सी इन में, जो आपने दिया था वो सी इन में गया है। बट यू वांट दिस इन योर वेरिएबल, तो आपने क्या किया है बच्चों, सी इन से एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, आपके वेरिएबल में आपने जोड़ा घटाया कोई कैलकुलेशन की, वेरिएबल की वैल्यू मान लो 50 है, तो यू वांट टू जी। डिस्प्ले इट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल असाइन दिस वैल्यू इन सी आउट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्शन ऑपरेटर की मदद ले रहे हो, ठीक है। तो यानी इंसर्शन ऑपरेटर क्या कहलाएगा आपका, ये वाला। और ये जो ऑपरेटर है ये क्या कहला रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया सी इन के साथ क्या यूज होगा ये, जैसा एग्जांपल इंट एज लिया, आपको रीड करना है ऐसा हो जाएगा। सी आउट किसके लिए यूज होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपके पेपर के पर्पज से तो खैर नहीं है, डी रिप्लेसमेंट में आता है सही लल्लू टाइप क्वेश्चन। यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, सी आउट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद समझ गए होंगे आप कि स्ट्रीम सर क्या है। ओ, स्ट्रीम कॉन्सेप्ट क्या है, सी प्लस प्लस यूज स्ट्रीम्स फॉर द कम्युनिकेशन। स्ट्रीम क्या है, फ्लो ऑफ डेटा। तो इनपुट स्ट्रीम क्या है, जहां पे डेटा फ्लो कहां से कहां कर रहा है, कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ, यानी सर वो वेरिएबल पोर्टर गेट रह गया। है। पोर्टर गेट रह गया। अरे अभी दिखा दूंगा, वो भी तो अच्छा। रिलेट कर लेगा अभी।
पहले ये बात समझना। देखिए अब जो मैंने बात समझाई थी वो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है बच्चों। जो आप आईओ स्ट्रीम यूज हम्म। कर रहे हो, इनपुट स्ट्रीम का काम है डाटा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। डेटा फ्लो करता है कीबोर्ड से प्रोग्राम में, समझ गया। मतलब जी आपके पास आपने कीबोर्ड से जो वैल्यू दी वो प्रोग्राम में के वेरिएबल में जानी चाहिए। तो रिप्रेजेंट हो रहा है सी इन से। आउटपुट स्ट्रीम में प्रोग्राम से आप वैल्यू कहाँ पहुंचाना चाह रहे हो, मॉनिटर में। तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, सी आउट से। समझ आती है। अब देख इनके साथ जी। ऑपरेटर क्या यूज करने पड़ेंगे। देख सी इन के साथ क्या ऑपरेटर यूज कर रहा है तू, एक्सट्रैक्शन। क्यों, जो वैल्यू सी इन में थी वो कहाँ साइन करानी है तेरे को, एक्स में। ठीक है। जी। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम ऑल्सो कॉल्ड गेट फ्रॉम ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, गेट फ्रॉम, उससे ले रहे हैं ना। यस। और देख यहां पे क्या कर रहा है तू, सी आउट कर रहा है ए को। तो मैं क्या कह रहा हूं, इंसर्शन या पोर्ट कर रहा टू। है। ए की वैल्यू पुट कर दी हमने ठीक। सी आउट में। या जब हम सी इन कर रहे हैं तो इसे एक्सट्रैक्शन बोल रहा है तू। या क्या बोलेगा, हमने गेट फ्रॉम, हमने कहां से ली है वैल्यू ए की, गेट फ्रॉम सी इन। फ्रॉम। समझ में आ गई, रटना पड़ेगा क्या ये भी। नहीं। बिकॉज डेटा इज, अब देखो गेट फ्रॉम क्यों है, बिकॉज डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम से हम डेटा ले रहे हैं। इंसर्शन ऑपरेटर, इसका नाम क्या है, इंसर्ट डेटा इनटू आउटपुट स्ट्रीम में हमें डेटा को इंसर्ट करना है। यानी ऑल्सो कॉल्ड कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, पुट टू ऑपरेटर। बोलो। बुक टू ओपन। जी। यानी इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डी ट्रिपल एस बी टाइप एग्जाम्स ऑल्सो। दो तीन बार आ रखा है, तीन चार बार। सी इन क्या है बच्चों, एक्सट्रैक्शन। और सी आउट क्या है, समझ में आ गई होगी, रटोगे। जी। यस सर। ठीक बस है। क्लियर है। चलो। अब बच्चों ये सिंपल सी इसने बात कर दी, सी आउट एंटर नंबर। अगर इस प्रोग्राम की हम आउटपुट स्क्रीन देखेंगे तो हाउ इट विल बिहेव, इंट ए। तो आपको पता है मेमोरी में कहीं ए बना होगा। ये आउटपुट स्क्रीन है, सी आउट एंटर नंबर, तो ऐसा लिखा आएगा ना, एंटर नंबर। ठीक। सी इन ए, आप ए की वैल्यू रीड करोगे, मान लो आपने दे दी कि यार 10। अब आपको पता है वो 10 किस में आई होगी बेसिकली, सी इन में आई होगी। और ए से वो वैल्यू किस में चली गई होगी, सी, कौन से एक्सट्रैक्ट हो ऑपरेटर गई से है। एक्सट्रैक्ट होके किस में आ गई, अच्छा। ए में। ए में आ गई। अब आपने लिखा सी आउट नंबर इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा, नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, आपने ए की वैल्यू प्रिंट कर रखी है, तो 10। अब असल में क्या हुआ है, सी आउट क्या है, आउटपुट स्ट्रीम का आपने नंबर इक्वल्स टू ये वैल्यू किसके अंदर असाइन कर दी, सी आउट में, यानी इंसर्ट कर दी। तो नंबर इक्वल्स टू जी। प्रिंट हो जाएगा। और फिर आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी, ए असाइन कर दी, तो फिर ए प्रिंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया यस होगा सर। कहानी कैसे चल रही यस है। सर। ठीक है यस डन। सर। तो बस ये बेसिक बात हो गई। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश की है। ठीक है। तो जब मैं बनवा रहा था वो तो लास्ट तक चलते चलते सब आपकी बढ़िया से रिलेट हो जाएगा, है ना। मैंने बच्चों जो बुक फॉलो की है वो है ई बाला गुरु स्वामी। मतलब हमने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे 2007 में शायद कोई बुक पढ़ी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी बहुत थी, तो मैं आज तक बहुत बढ़िया। उसी के हिसाब से फॉलो की है। ठीक है। तो अब आपका तो काम ये है ना, बुक कौन सी फॉर, मतलब कोई बच्चा अगर बुक से भी पढ़ता है, फॉर दैट पर्पज आई एम सेइंग कि मतलब जो हम चल रहे होंगे। अब जैसे डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे किया है, दिस इज इन चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आई थिंक। फिर नेक्स्ट चैप्टर फंक्शंस है, तो मैंने उसका फॉलो किया वहां पे, चैप्टर नंबर 3 जो है। फिर चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस हो गया, 5 है वहाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, 6 है वहाँ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, 7 है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, 8 है आपका इनहेरिटेंस, एंड 9th में वर्चुअल फंक्शन एंड दिस पॉइंटर वगैरह होता है, और फिर 10th में टेम्पलेट्स वगैरह है। ठीक है। तो ये बुक इस ऑर्डर में मैं आपको लेके चलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये फोर्थ एडिशन में है, चैप्टर नंबर फिर आगे पीछे हो सकता है। फोर्थ एडिशन हमने कभी पढ़ी थी, अभी तो उसका 25-25 एडिशन आ रहा होगा। ठीक है। और वो आज तक छपी हुई है दिमाग में। करेंटली आई एम नॉट हैविंग द बुक, बट मैंने रेफरेंस भी चैट जीपीटी से उसी के बेसिस पे बनवाया है। ओके। चलो खैर, ये स्कोप रेसोल्यूशन ऑपरेटर वहां पे पता, जैसे पहले यूनिट में 4-5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज वैसे ही फॉलो की है। चलिए। अब स्कोप रेसोल्यूशन ऑपरेटर का बच्चों काम क्या है, इट इज यूज टू एक्सेस क्या, ग्लोबल वेरिएबल। वह लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम। तो अगर एक लोकल वेरिएबल का सेम नेम है, आपको ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करना है, तब आप क्या करेंगे बच्चों, किसका इस्तेमाल करेंगे, स्कोप रेसोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, आपने ये इंट एक्स बनाया ना, ये क्या है बच्चों, ग्लोबल है ना। यस। जी। के बाहर है वो ग्लोबल। यस सर। आपने मेन से लिखा बाहर है है। एक्स बराबर 10। तो बच्चों देखो, एक एक्स बराबर क्या बना हुआ है, 100। मेन के अंदर आया, आपने यहाँ इसका एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक्स बराबर 50। एरर थोड़ी आएगी। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, जब मैंने स्कोप वगैरह समझाया था, तब आपको ध्यान आ रही हो तो मैंने एक चीज कराई थी आपसे।
प्रियांश वत्सल और कृतिका और ये लोग थोड़ा आंसर देंगे, देखते हैं क्या बात चल रही है। 1:10, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब सी को भूल जाते हैं हम, है ना। हम सी आउट इस्तेमाल कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिखा, इंट a = 20, बी इक्वल्स टू मान लो 10। सी आउट किया और मान लो यहाँ पे 50 है। सी आउट कर लिया a+b। ठीक है जी। अब यहां मैंने कर लिया a = a+5। अब मैं सी आउट कर रहा हूं अगेन a+b। क्या आउटपुट आएगी भाई, प्रियांश वत्सल या कृतिका या उदित जी। या पहले अनुराग, 30 कोई? आएगी मैं एंड बता। एरर आएगा। हाँ हाँ, अपना अपना सोच लो, सब फिर पूछ लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, मैं 30 बताऊं। आएगी फिर एरर आएगा। हम्म। ओके, बताओ उदित। सर मेरे ख्याल से पहले करेंगे तो 30 आएगी, फिर उसके बाद भी 30 आनी चाहिए, बिकॉज हम्म। क्योंकि ये फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड पे हमने सिर्फ बस वो ऐसे लगा दिया। चलो अगर वो मान लो आगे ये करेंगे। ऐसे। कृतिका। सर 30 एंड एरर। ठीक है, एरर क्यों आ रही है बच्चों? क्योंकि सर वो ग्लोबल वेरिएबल है और a+b में हम ऐड कर रहे हैं उसको, तो वो स्कोप उसका बाहर नहीं है ना, नीचे बी तक नहीं आया, वेरिएबल का। बाहर नहीं, बी की वैल्यू नहीं आ पा रही। डी की वैल्यू, ओके। क्या बात होता है? सर ये मेन से बाहर थोड़ी ना, फंक्शन क्या के था? अंदर डिफाइन होता है। हाँ तो ये तो बात गलत बोल रही है ना, ग्लोबल वेरिएबल गलत बोल रही है। अब प्रियांश से पूछ ले। हाँ प्रियांश, क्या एक्सप्लेनेशन है? हाँ सर, ये स्कोप बी लिमिटेड है, इस स्कोप से ब्रैकेट से स्कोप बन जाता है। तो हम्म। बी उसके अंदर लिमिटेड है, आउट ऑफ दिस बी एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों ठीक है ये बात, अब आप थोड़ा सा गौर करें बस। होता क्या है, जैसे जो ब्लॉक हम जहां पे क्रिएट करते हैं ना, जैसे मैंने इंट मेन में आके इंट क्रिएट किया। अब जब तक मेन बंद नहीं होगा, कई बार बच्चे पता फिर ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर फिर हम लूप में कैसे, फिर सर ए को अंदर यूज कर पाएंगे क्या? अगर यहाँ पे ये ना होता तब आउटपुट क्या आ रही होती? 15। तो देखो, अगर आपने यहाँ 50 और किया है तो मेन के अंदर अभी आप कितने भी ब्रैकेट नेस्टेड बनाते चले जाओगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, टाई जे के ऊपर लिख लेते हैं सब। तो कितने भी ब्रैकेट्स के अंदर यूज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? जी। जी। होता जाता है ना बच्चों। यस सर। जो आपने बाहर डिफाइन करा है हम्म। वो तो कहीं पे भी यूज हो ही जाएगा ना। समझ रहा हूँ। यस सर। बाहर डिफाइन आउटर ब्लॉक में, इनर ब्लॉक में वो यूज हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं हम्म। होती। ठीक है। अब क्योंकि पूरे मेन के अंदर आप कहीं पे भी इस ए को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो एक और नया ए यहाँ बना दिया, इंट a = 10। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए जब आप अंदर आए a+b, तो यहाँ पे आ रहा है 20। a+b मान लो, हम्म। चलो हमने इस ए को चेंज करके कितना कर दिया होगा, ये 10 था, 10 से कितना कर दिया, 15। जैसे ही बाहर गए ना, यहाँ पे बी भी क्रिएट हुआ था। तो ऑल द लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कोप डाइज when the ending bracket of that block reached। जैसे ही एंडिंग ब्रैकेट पे आप पहुंचते हो, उसके सारे लोकल वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं। तो यानी मेमोरी से ये दोनों क्या हो चुके होंगे बच्चों, डिलीट। डिलीट। और जब डिलीट। बच्चों ये डिलीट हो चुके हैं, आप बाहर गए, तो बाहर जाके होगा क्या, सी आउट कर रहे हैं आप a+b। तो ये कहेगा अनडिफाइंड सिंबल बी। तुम कहोगे "अरे, क्या ड्रामा हो रहा है, अनडिफाइंड कैसे हो गया ये?" क्योंकि आपने डिफाइन किया था इसे इस ब्लॉक के अंदर, और जैसे ही ये ब्लॉक खत्म, मेमोरी से ये वेरिएबल खत्म। आई होप यू गेट दिस पॉइंट एवरीवन। यस सर। है ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। और कृतिका, आप मतलब वैसे ठीक बोल रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल ये तब होता है जब मेन के बाहर होता। अभी इट इज द लोकल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। ठीक है। यस या सर। तो आप एक्सटर्न का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज क्लासेस होती है ना 4। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज या तो यूज करोगे, या आप मेन के बाहर डिफाइन करोगे, तब वेरिएबल क्या कहलाएगा, ग्लोबल कहलाएगा। आई होप यू ग्लोबल। गेट दिस पॉइंट, है ना। यस सर। चलिए, अब फिलहाल तो आपने ये कर लिया, बात हो गई खत्म। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छा हम समझने के लिए, अब मैं यहाँ पे एक काम करता, चलो ये a+b नहीं बना रहा हूं। आई एम डूइंग दिस सिंपल थिंग। ठीक है। मान लो मैंने इतना सा काम किया, सी आउट किया ए, है ना। और यहाँ a = a+15 कर भी दिया, और फिर दोबारा सी आउट कर रहा हूँ ए। अभी क्या प्रिंट होगा बच्चों? अब आप तो कॉन्सेप्ट समझ ही गए ना, a50 बना, मेमोरी में a50 है। जैसे ही नीचे चलेंगे, अच्छा आपने प्रिंट कर दिया, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। इसे तो गरीब को स्किप ही कर रहे थे तुम। नीचे आए, a = 10, एक हम्म। ए बनेगा वो 10 है। अब आप ए प्रिंट कर रहे हैं, देखो अगर ये ब्रैकेट नहीं होता और ये लिखा होता तब क्या होता?
तो तब भी एरर आती। दो बार डिफाइन कर दिया एरर नहीं आ जाएगा, वो कहेगा हाँ कि सेम वही कह रहा वेरिएबल हूँ, दो आप बार। एक वेरिएबल को दोबारा उसका सेम नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते तब भी एरर आ जाती, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो अभी आपने दोबारा ब्रैकेट बनाया तो नाउ ये एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है विद इन दिस ब्लॉक, तो यहाँ पे चलेगी बात। आपने क्या हम्म। कर दिया, ए बराबर 10 कर दिया, ओके। सी आउट कर रहे हैं अब आप क्या, ए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया। ए बराबर A+15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25। जैसे ये ब्रैकेट खत्म होगा ये मेमोरी से हो जाएगा डिलीट। अब सी आउट ए ठीक कर है। रहे हैं तो इस टाइम ए की वैल्यू कितनी है, 50, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी, समझ में आई। अब इस प्रोग्राम पे यस। इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ जो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, सी में ड्रामे बहुत करते हैं, C++ में अगर उसको कॉन्सेप्ट पूछने हैं ना, तो जो जो कॉन्सेप्ट गिवन है अगर, तो उन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो चलाएगा ना, तो इतना ड्रामा करने के लिए है नहीं। उसे स्कोप रेजोल्यूशन पूछना है ठीक तो है। इसके दो यूसेज होते हैं, है ना। दो यूसेज क्या है, हम्म। अगर आप कोई चीज क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हो तो ये बताने में यूज होता है कि ये इस क्लास का है, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, या तो ये यूज है, या हमेशा ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए किसका यूज होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तीन क्वेश्चन आते हैं इसके। एक आप पढ़ेंगे आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता, उसमें स्कोप रेजोल्यूशन भी एक ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है बहुत। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। खैर, अभी आपने क्या किया बच्चों, इंट एक्स बराबर 50 किया, बन गया। सी आउट एक्स किया, एंडल किया, तो बच्चों देखो हमने आउटपुट यहाँ पे शो कर रखी है, आउटपुट क्या हो गया बच्चों, 50 आ गई। ठीक है, अब आपने नीचे गए, आपने सी आउट स्कोप रेजोल्यूशन एक्स किया, तो क्या हुआ बच्चों, क्या वैल्यू ग्लोबल आई। असेस करनी। हम्म, अब इसने ग्लोबल वैल्यू को ग्लोबल असेस वैल्यू को करनी। रेफर कर दिया, क्या आ गई आउटपुट, 100 आ गई। आई थिंक समझ गए होंगे आप बात। मैं छोटा सा यस। प्रोग्राम एक चेंज करके बनाता हूँ जरा। इंट एक्स बराबर मान लो 100 ले लिया मैंने। ठीक है, मेन में आए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट एक्स बराबर मान लो 20 ले लिया। ठीक है, अब मैंने किया सी आउट, मजेदार नहीं बनाया ना इसने, एक्स। अब मैंने यहाँ इंट एक्स बराबर मान लो 15 कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सी आउट एक्स किया, और सी आउट स्कोप रेजोल्यूशन लगा के एक्स किया। सेम यहाँ पे भी मैं दोनों चीज प्रिंट कर रहा हूँ, सी आउट एक्स और फिर स्कोप रेजोल्यूशन लगा के एक्स। ठीक है, अब मान लो हम्म। दोबारा एक बार और कर देता हूँ, सी आउट एक्स और स्कोप रेजोल्यूशन लगा के फिर से एक्स। अब इसकी आउटपुट अगर आप देखेंगे बच्चों, क्या आउटपुट आएगी, चलाते हैं इसको लाइन से। जब आप इस मेन में आए, पहले तो x बराबर 20 बना होगा, इस मेन में आए x बराबर 20, सी आउट x कर रहे हो तो क्या प्रिंट होगा, लोकल वाला 20। स्कोप रेजोल्यूशन हमेशा क्या करता है, स्कोप से बाहर लेके जाएगा, क्या कर देगा, 100। 100। ठीक है, ओके, डन। अब जी। मैं मार्केट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी आउटपुट ये है, सी आउट एक्स बराबर 15, सी आउट एक्स, मैं इधर वाले की लाइन की आउटपुट यहाँ लिख, तो यहाँ आ रहा है 15, और स्कोप रेजोल्यूशन एक्स। तो कई बार बच्चों को ना, अब ये प्रोग्राम क्यों तो आपको थोड़ा सा वजह देता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको लगेगा स्कोप को रिजॉल्व करेगा, इस स्कोप से बाहर की वैल्यू यानी 20 ले आएगा, है ना। बट बच्चों कितने ही ग्लोबल। ब्रैकेट्स के आप अंदर हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऑलवेज एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ गई, हेलो। ठीक है सर। मैंने लोकल वेरिएबल हैज जी द सर। सेम नेम, तो यहाँ पे एक्स का सेम नेम था, तो वो किस ग्लोबल वेरिएबल पे जाएगा, यानी 100 ही आएगा। ये खत्म मेमोरी से, ये खत्म, दोबारा इसको प्रिंट करोगे, ये क्या आ जाएगा, 20 और 100 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो यस ऑलवेज यस। रेफर, ये नहीं है कि स्कोप रिजॉल्व कर रखा है तो बाहर वाले स्कोप में ले जाएगा, नो। ठीक, डन बच्चों, चले आगे। यस सर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, खत्म हो गई बात, एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यूज अदर यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल। एक तो पहला यूज क्या है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी आगे आप क्लास पढ़ेंगे ना, तो क्लास के अंदर क्या करते हैं, बोलो। क्लास के अंदर जब हम यूज करते हैं तो दो क्लास के अंदर फंक्शन दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, एक तो क्लास के अंदर और एक क्लास के बाहर। तो जब आप क्लास के ठीक है। बाहर बनाते हो तो फिर कैसे पता चलेगा ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि भाई आगे आप मान लो एक क्लास ए बनाओगे, इसके अंदर जो जो कुछ कर रहे हो चलो ये तो क्लास ए से बिलोंग कर ही रहा है। आगे एक क्लास बी बनाई, इसके अंदर जो जो कर रहे हो चलो क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। मान लो एक क्लास सी भी बना ली, ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। मुझे कोई फंक्शन बाहर डिक्लेयर करना था, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, अब वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी से कर रहा है, सी से कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो आप क्या, जैसे शो फंक्शन आपने डिफाइन किया, आपने रिटर्न टाइप और फंक्शन के नाम के बीच में क्या बता देते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन लगा के, अबे भैया वैसे तो ऐसे लिखता है ना, वॉइड शो, तो शो इज यस अ यस। फंक्शन जो क्या रिटर्न कर रहा है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड, वॉइड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, नहीं कर वॉइड है। रहा। अभी जब इसको बाहर पढ़ रहे हो तो बाहर
डिफाइन करते हुए कैसे किया है, शो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, टेस्ट क्लास से। ये तो मान लो अगर आपके टेस्ट पास क्लास। 3 4 क्लासेस हैं, तो जब भी आप बाहर डिफाइन करोगे आप हमेशा ये बताओगे ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। डन। तीसरा यूज है जी। स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने का, ये आगे समझेंगे कि क्या काम होता है वहां पे। ठीक है। तो ये 3 फंक्शन है, तीनों आपको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और चौथा, अगर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद करना चाहो ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, कैन नॉट बी ओवरलोडेड। राइट। ये यूज ओवरलोड। नहीं है ना यार, इसको क्यों मैं वैसे लिख रहा हूँ, बट मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, ये और इंपॉर्टेंट भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है तब समझेंगे। ठीक है, डन हो गई बच्चों बात। ओके। अब हमें क्या करना है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इसको सारे करने की कोशिश करते हैं। तो ऊप्स में बच्चों है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमने एक जो आपको पढ़ाया, क्या किया हमने उसके अंदर, अभी तक हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। सी प्लस प्लस कैसी प्रोग्रामिंग है बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप रियल वर्ड एंटिटीज वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट क्या है, एक रियल वर्ड एंटिटी है ना, जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय हो गया, कार हो गया, बैंक, वहां पे हम एबीसी के खेल में लगे हुए थे। यहाँ पे क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो स्टूडेंट के पास जो जो चीज होगी, मान लो इसका नेम हो गया, एज हो गया, इसके पास वैल्यूज कैसी होंगी, हेट्रोजीनियस टाइप की है ना। अब हम, तो आप कहोगे सर ये तो फिर हम क्लास में ही नहीं कर ले रहे थे, वो स्ट्रक्चर में कर ले रहे थे। बट स्ट्रक्चर में बच्चों सिर्फ क्या होता है, डेटा यानी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ। हमारे पास स्ट्रक्चर में फंक्शंस नहीं होते। और फंक्शंस क्या डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन को क्या बोल देते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में, बिहेवियर बोल देते हैं। समझ आ रही है बात, बोलो। यस सर। तो यस यहाँ सर। पे क्या है, डेटा, और उस डेटा को हैंडल करने के लिए फंक्शंस भी होते हैं, ये होती है क्लास। बोलो समझ में आती है क्या। ठीक है। यस सर। चलो, अब 5 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सर एक मिनट, बस एक चीज कि मतलब वहां पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि वो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं बना पा रहे स्ट्रक्ट के अंदर। यही बात है ना सर, बिहेवियर हाँ। वाली बात जो कह रहे हैं। हम्म। जी जी ठीक। तो वहां पे उससे नहीं कर पा रहे तो कर तो पा ही रहे हैं ना, वहां पे हम किससे कर दे हाँ। रहे हैं, बताओ। वहां पे बाहर कर ले रहे हैं स्कैनफ स्कैनफ से। हम्म। बट वो तो प्रोग्राम बनने वाली बात हो गई ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई क्लास है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है ना, उन्हें हैंडल करने के लिए यहीं पे फंक्शंस बना लेंगे, बस ये है। तो हम कोई क्लास रखेंगे, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम, अब मैं थोड़ा जल्दी में काम करते हैं एक, है ना, सो दैट यू विल गेट द आइडिया। अब कल मैंने इसीलिए वो कहानी कराई थी आपको, किसकी, जस्ट अ सेकेंड। चलो, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। हमने यहाँ क्या बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर वैल्यूज ले ली थी, हेलो, हम्म। ली थी, स्ट्रक्चर बनाया था कॉम्प्लेक्स नाम का, इसको हैंडल करने के लिए ले लिया था, है ना, इसको जोड़ घटा लिया था। सेम काम आई वांट टू डू विद क्लास। तो क्या क्या डिफरेंसेस है एक बार जरा देखते हुए चलना। पहली बात तो, क्लास हमेशा कहाँ बनेगी बच्चों, मेन से बाहर। तो आपने बना ली क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने लिखा क्या, एंट आर कॉमा आई, बंद, मेन, और फिर एज इट इज लिख दो सारी चीज, खत्म। बोलो समझ में आती है क्या, अगर ऐसा करोगे तो चलेगा क्या। लो यार जल्दी, सब कुछ लिख दिया ऐसे ही चल ऐसे रहा ही, मतलब स्ट्रक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे। देखो पहली बात, क्लास से पहले ये नहीं लिखना पड़ता, क्लास कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3। तो कैसे बिहेव कर रही है, जैसे इनबिल्ट डेटा टाइप हो। ये इनबिल्ट की तरह बिहेव नहीं करता ना, जैसे वहां पे हमने इंट, इंट से पहले कुछ लिखते हैं क्या, नहीं ना, इंट टाइप के वेरिएबल है। बना दिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप के बनाने डायरेक्ट लिखो ना। मगर हमें क्या लिखना पूजा पड़ता था कलम वहां पे, जैसे। ऐसा ठीक है थोड़ी लिख रहा हूं मैं यहाँ क्लास कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके। यहाँ पे ठीक है। स्ट्रक्चर बताना पड़ता था, वो बात है कि स्ट्रक्चर है यूनियन है, बाकी सब काम सेम ऐसे चल जाएगा, चल जाएगा क्या।
चलना तो चाहिए बस। नहीं चलेगा बच्चों। यहाँ पे क्लास में एक चीज होती है जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ेंगे, डेटा हाइडिंग, है ना। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम क्यों बना रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट द आइडिया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना पब्लिक, अगर क्लास में आप नहीं बताते ना, हाँ, कुछ भी नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट सारी चीज क्या बनती है, प्राइवेट। और जो भी चीज प्राइवेट। प्राइवेट है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कि सर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, उसे आप करेंगे क्लास के फंक्शंस के थ्रू। मतलब कोई भी पर्सन, आप आगे इनहेरिटेंस तक कहानी पढ़ेंगे, अगर कोई चीज प्राइवेट बन गई ना उदित, उसे कौन जी एक्सेस कर जी। सकता है, दुनिया में कोई नहीं, केवल उसी क्लास ऑब्जेक्ट। का फंक्शन, और कोई नहीं कर सकता। और ये दो ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट से भी नहीं कर सकते सर, मतलब जैसे उसी क्लास को ऑब्जेक्ट बना करके अगर हम ना करें तो। ना, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं कर सकता उसका, उस नहीं नहीं, चीज को। उसी क्लास का, जैसे कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसका हमने C1 C2 ऑब्जेक्ट्स बनाए सर, तो सी ये तो वन कर सी टू सकते होंगे। सी थ्री एक्सेस करेंगे। अबे फिर हाँ ये एक्सेस कर लेंगे तो बात ही खत्म हो गई ना। ये हाँ। एक्सेस केवल कब कर पाएंगे, इसी क्लास में इसका कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन की मदद से ही कर पाएंगे। जैसे मेरी बात ठीक है। सुन, लाइक डेटा हाइडिंग क्या है देख। मान ले आपके घर में कोई सामान रखा है ना। आप आए, मान लो आपने गोल्ड अपना कहीं रख रखा है अपने घर में, है ना। अब आपके घर के मेंबर्स को पता होगा, या उन्हें ही पता होगा घर में, जिन्हें घर वाले समझ रहे होंगे वरना कुछ गड़बड़ी ना कर ले। तो मान लो आपके घर के मेंबर्स को पता है कि हमारे घर में गोल्ड यहाँ पे रखा हुआ है, वट एवर, ठीक है, और इसकी चाबी यहाँ रहती है। इज इट क्लियर। कोई बाहर से जी। बंदा आएगा, उसको थोड़ी पता है कहाँ रखा है सामान। हम्म। ठीक है। अब एक बात बता, इसकी लग रही है चाबी, ठीक है, दिस चाबी इज जी दैट फंक्शन। अब तू कहे सर अपनी क्लास का तो कर लेगा, अबे भाई कैसे कर लेगा, करेगा तो वो भी चाबी के थ्रू ही ना। बिना बिल्कुल। चाबी के ये भी नहीं कर सकता प्राइवेट चीज एक्सेस। सोच, घर में मान ले बिल्कुल। बाहर सेब रखे हैं, घर के बाहर टेबल पे, कोई भी एक्सेस कर सकता है। बाहर से कोई मेहमान आया वो भी उठा के खा सकता है, घर का कोई मेंबर है वो भी खा सकता है। उसे खाने ठीक के है। लिए किसी की परमिशन, किसी को पूछना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए लॉजिकली अलग बात है, बट क्या वो खा सकता है, हम्म उसकी किसी की जरूरत है, किसी की नहीं है, डायरेक्ट उठाएगा खा लेगा। लेकिन अब अगर मान ले गोल्ड है ये अंदर रखा है और वो चाबी हम्म। में बंद है, डेटा हाइडिंग है, तो क्या आप भी हो, बस आपको क्या है, आपको पता है उसकी चाबी कहाँ है, यानी इसे एक्सेस ठीक है। करना है तो किससे करना है। जो बाहर का करना मेंबर है है। उसे यही नहीं पता इसे एक्सेस करा किससे जाएगा। जी। कि घर में गोल्ड तो होगा, कहाँ होगा नहीं पता, पहली बात एक्सेस किससे करना है वो भी नहीं पता, उसकी चाबी भी नहीं पता उसको। बस ऐसे बात है। तो क्लास का कोई भी मेंबर हो, एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास, मतलब इवन इफ C1 वांट्स टू एक्सेस और C2 और वट एवर, चाहे कोई भी हो, किसी भी लॉजिक से ऐसा नहीं होता कि जो प्राइवेट डेटा है वो कोई डायरेक्ट एक्सेस कर ले। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने अभी यहाँ क्या लिखा बच्चों, अगर आप यहां ये लिख रहे हो ना, C1 डॉट C1 डॉट आर, यानी C1 किसे एक्सेस कर रहा है, आर को, ये आ जाती एरर कब, R। अगर ये पब्लिक ना लिखा होता तब। और अगर आपको ये काम कराना है तो आप क्या लिख दो, पब्लिक। नाउ दिस होल कॉन्सेप्ट विल वर्क, जो आपने ये लिखा है सेम वर्क करेगा। तो क्लास और इसमें अभी तक सिर्फ आपको क्या डिफरेंस समझ में आया, एक डिफरेंस तो समझ में आया ना, व्हाट इज डेटा हाइडिंग, बोलो। आई होप मैं ये बात पहुंचा यस। पाया अब तक, है ना, यस सर। कि डेटा हाइडिंग क्या होता है। यस सर, यस सर। ओके। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट है डेटा ठीक है। हाइडिंग, इसका मतलब क्या है, डेटा इज हिडन। बेसिकली डेटा में बस ये प्राइवेट वाला ही है। हाँ, बाय डिफॉल्ट हमारे बाय डिफॉल्ट, अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी होती है कैसी, बोलो। प्राइवेट। बाय प्राइवेट। डिफॉल्ट प्राइवेट टाइप, मतलब दैट इज नॉट एक्सेस। प्राइवेट। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका डेटा हाइडिंग। अब एनकैप्सुलेशन क्या है। अब अगर मैंने इसको बना रखा होता, भाई साहब, कैसा, अब अगर मैंने इसको बना रखा होता पब्लिक टाइप का, ठीक है, कैसा, चल देख मैंने यहाँ पे एक काम रख दिया, सीन क्लास बनाई एक स्टूडेंट, इसका लिया रोल नंबर, ठीक है। अब ये रोल नंबर कहाँ पे रखा है मैंने, जी। कुछ नहीं बताया इससे पहले, तो ये क्या बन गया है, प्राइवेट। अब ये प्राइवेट है तो क्या मैं इसको प्राइवेट। एक्सेस कर सकता ठीक हूँ है। क्या बच्चों। मान लो कहीं मैं मेन नहीं कर बनाया, सकते और नहीं कर मेन के सकते। अंदर अगर मैं करने की कोशिश करता, क्या बच्चों बताइए, मेन के अंदर इफ मैं ट्राई करता किस चीज को, कि मैंने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, मैं एस का रोल नंबर रीड करना चाह रहा हूं, अगर मैं करता सीन एस डॉट रोल नंबर, रोल नंबर। तो ये क्या आती बच्चों, ये आती हमारे पास error। क्योंकि ये क्या है, एरर। प्राइवेट है, और प्राइवेट को प्राइवेट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसने प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं आगे करके दिखा रहा हूं आपको। आगे समझ में बात, ये सबको समझ में आई होगी, डेटा हाइडिंग है। लेकिन अब बच्चों डेटा हाइडिंग है तो मैं करूंगा क्या, ये पब्लिक मोड में क्या बनाया मैंने, नीचे जो चीज कर रखी है वो क्या कहलाती है, पब्लिक। अब मैंने एक काम किया उदित, एस डॉट गेट डेटा, ऐसा समझ, एस ने कौन सा फंक्शन कॉल किया, गेट डेटा। जी। तो ये देखो प्रोग्राम गेट हमेशा फंक्शन। कहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है। बच्चों, भले से एक क्लास लिखी हुई है, इसके बाद मेन लिखा हुआ है, प्रोग्राम रनिंग ऑलवेज बिगिंस विथ व्हाट,
देखो मैं वही बात है, चाहे 10 की जगह मुझे लगे 12 क्लास, बट हम्म, आपको सी प्लस प्लस से अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे ना, पूरी जिंदगी गायब नहीं हो सकती, ये बात बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत। ठीक है। पेपर के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, मैं 15 दिन आपको सी पढ़ाऊँ, कोई से पेपर का कोई सा क्वेश्चन आ रहा हो आप कर लोगे। मैं आपको 150 दिन भी सी प्लस सी पढ़ाऊं तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है, वहां लिमिट्स नहीं है। यहाँ वो कॉन्सेप्ट पूछेगा और कॉन्सेप्ट अपने कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एस डॉट गेट डेटा किया, एस कहाँ जाएगा, गेट डेटा के पास, और गेट डेटा फंक्शन चल रहा है, सी इन हो रहा है रोल नंबर, क्या हो रहा है, हेलो। और एक काम करते हैं, दो चीज लेते हैं, और यहां से बच्चों पहला प्रोग्राम है जो हम समझ रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। जब आपने स्टूडेंट एस बनाया, क्या बना होगा उदित, बोलना यार हाँ जल्दी। जी। क्या बना होगा, हाँ इसके हाँ, अंदर क्या होगा, और स्टूडेंट एक काम करता हूँ, इस वाले रोल में ना। नंबर, सुनो सुनो, यहाँ पे मैं रोल नंबर के साथ ना इसके मार्क्स भी ले रहा हूँ। ठीक है। दोनों इंटीजर है, तो आपको पता है एस के ठीक अंदर है। क्या होगा, एक रोल नंबर होगा और एक क्या होंगे, एक तो मार्क्स। प्राइवेट सेक्शन, अबे प्राइवेट से मार्क्स मतलब होंगे। ये एस बनेगा तो इसके अंदर ये दो चीज तो होंगी ना। आर के जी। अंदर भी क्या बना होगा, कैसा टाइप रोल है नंबर और मार्क्स। है ना, तो रोल नंबर और मार्क्स होंगे। ठीक है, डन। जी। अब आप एस का डायरेक्ट रोल नंबर रीड करने की कोशिश करोगे तो हो पाएगा क्या, नहीं हो नहीं पाएगा, हो पाएगा, एरर आ वो जाएगी। एरर दे देगा। अब मैंने यहां क्या कर रखा है, ये चीज चेक करना। देख मैंने क्या किया, एस डॉट गेट डेटा प्रिंट किया, क्या किया, एस डॉट गेट डेटा, गेट डेटा चलेगा तो क्या होगा, गेट डेटा के पास गेट डेफिनेशन में डेटा जाओगे, चलेगा ये तो कह रहा है असेस कर सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा। क्या, गेट डेटा चलेगा तो मिल जाएगा हमें। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ही आपने क्या किया, सी इन क्या किया, गेट डेटा किया, गेट हाँ। डेटा फंक्शन किसने कॉल किया है, एस ने, इसे कहते हैं कॉल करना, एस ने ठीक। किसको कॉल किया, ठीक है। हमने ऐसा समझ गेट डेटा का इस्तेमाल किया, गेट डेटा में गए, गेट डेटा अंदर क्या कह रहा है, मुझे रोल नंबर रीड करो और मार्क्स रीड करो। अब बच्चों रोल जी। नंबर और मार्क्स किसके, जिसने करंट जो चल रहा है, जिसने कॉल किया है। कि कॉल किसने किया है, एस ने। तो जो आप रोल नंबर रीड कर रहे हो वो किस में जा रहा है, मान लो आपने रोल नंबर दिया 1 और मार्क्स दिए 55, तो किस में चले गए, इसमें। इसके इसमें। तुरंत बाद में क्या कर रहा हूं, मान लो आर ने क्या कॉल किया, गेट डेटा, गेट डेटा। गेट डेटा फंक्शन के पास जाएगा, गेट डेटा में रीड होगा रोल नंबर और मार्क्स। अब रोल नंबर किसका, जिसने कॉल किया उसका, मान लो आपने दिया रोल नंबर 2 और मार्क्स दिए 75, तो ये किस में जाएंगे, आर के रोल नंबर और मार्क्स में। अब आपने क्या किया बच्चों, मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इफ यू डायरेक्टली ट्राई किया, सी आउट आर के, आर का रोल नंबर और आर के मार्क्स प्रिंट करना चाहता हूं, क्या होगा बच्चों, अगेन एरर आएगी, क्यों, प्राइवेट है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं तो होता। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा नेचुरल जिसकी सर्किट मदद से चलाने आप पड़ेंगे। प्रिंट करना चाह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं उदित, आगे तुझे इन्हें जोड़ना है, एवरेज करना है, कुछ करना है, ये बात बस हम्म, दिमाग में गांठ बांध लो, प्राइवेट चीज है तो डायरेक्ट एक्सेस होगी ही। नहीं। नहीं। अब आप क्या कर लोगे बच्चों यहाँ यही पे, तो डाटा हाइडिंग है, मेन बात तो यही ये है। डाटा हेडिंग है। तो अब एक बात आपने क्या किया, एस डॉट पुट डेटा, तो पुट डेटा करोगे तो क्या, सॉरी इसने क्या नाम रख रखा है, शो डेटा। तो हम एस डॉट शो डेटा फंक्शन को कॉल कर लेंगे, देन आर डॉट शो डेटा को कॉल कर लेंगे, ये क्या कर देगा, रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट कर देगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, कोई महान बात, आ गया। सर बोलो। इसके अंदर सर ये दिस पॉइंटर ही काम, यहाँ पे भी दिस पॉइंटर वाला ही काम करता है, ये जो दिस मतलब पॉइंट अपने भाई आप जो देख जा रहा है। समय के साथ चलेंगे, मैंने बताया ना वो 9th चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तब दिस पॉइंटर आएगा, है ना। अच्छा तो अच्छा, कॉन्सेप्ट ठीक है, पहले धीरे धीरे तुम देखता हूँ। इसमें रम जाओ, है ना, ये देख तेरा जी ये जी। दिस पॉइंटर का चैप्टर ये रहा। ठीक है, चैप्टर नहीं सर, नंबर मैं 7। कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि दो तीन लैंग्वेज में है ना, मैं कहीं इसमें ही है दूसरी में है, बस यही जानना चाह रहा था। वो यार दूसरियों में भी होगा, वो दिस पॉइंटर क्या है भी वो समझाऊंगा, क्या है कहानी, ये कहानी यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, कोई ऐसा ना है कि उसका तभी मुहूर्त है। एक्चुअल में ये आपने एस से कॉल किया तो ये कैसे, यहाँ तो मैंने तुझे अभी देख क्या सिखा दिया, कि तू गेट डेटा से रीड कर रहा है, ये गेट किसका, ये रोल नंबर किसका, अरे ऐसे थोड़ी चल जाता है प्रोग्रामिंग में काम। जब आपने गेट डेटा कॉल किया है ना एस से, हम्म, तो बाय डिफॉल्ट पता है क्या, एक पॉइंटर होता है दिस पॉइंटर, और वो पॉइंटर क्या है, असल में आपको दिखने के लिए ये दिख रहा है, बट असल में क्या हो रहा है, सी इन दिस एरो रोल नंबर और दिस जी। एरो मार्क्स। अब आप कहोगे दिस तो क्या है, अच्छा मार्क्स। एक बात बता उदित, ध्यान हो तो तुझे, मैंने अगर ये किया, जी इंट क्या किया, एक्स जी। लिया, इसको बना दिया 10, तो आपको पता है मेमोरी में क्या होगा, कहीं एक्स होगा, हम्म। 10 होगा, और ये क्या है मान ले, 10। इसका एड्रेस होगा मान लो, जी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 5,000 लोकेशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार ठीक है। और इसके अंदर किसको डाल दिया, एक्स को, सॉरी क्या बनाया, एक
पॉइंटर। तो आपको पता है इस पॉइंटर में किसका एड्रेस आ गया होगा? पॉइंटर बनाया। 5000 एक्स का एड्रेस होगा, है ना? एक्स का आ गया, 5,000 आ गया। तो बिल्कुल। अगर बच्चों मैं ऐसे करूँ सी इन एक्स, तो क्या मैं एक्स को रीड कर सकता हूँ? मान लो मैंने रीड किया और वैल्यू दे दी कितनी, 50, तो 50 आ सकती है? बोलो। ये इसमें कोई वो प्राइवेट पब्लिक वाला कोई इशू नहीं है सर? अबे मैं ये तो जनरल मैं सेंस में बात कर रहा हूँ यार। जनरल सेंस में कर रहा हूँ, ये तो यस सर। ठीक है। हो सकता है। और हम्म। जनरल साइंस में फिर इससे ही क्यों कर रहे हैं हम, क्लास से करें ना। क्योंकि सर वो एड्रेस तो मिल ही गया ना हमारे पास, तो पी एक्स के जरिए तो बोले, हो सकता है वो तो। हाँ भाई रुक तो जा। क्लास क्या बना ली एक, थोड़ा हम्म। इधर उधर भटक रहे हैं हम। क्लास बनाई सैंपल, और इस क्लास के अंदर क्या बना लिया, इंट ए कॉमा बी ले लिया। ठीक है बच्चों। एक क्लास बनाई और इसके अंदर क्लास ले ली सैंपल, इसके अंदर चाहे पब्लिक में ही रख दिया मैंने, पब्लिक मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ ना। और इसके अंदर क्या जी लिखा, सिर्फ इंट ए कॉमा बी, बंद। जी ओके। जी। अब मैं मेन के अंदर गया और मैंने क्या किया, क्लास सैंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस और एक ऑब्जेक्ट बनाया आर। ठीक है बच्चों। और अब जी आपको समझ में भी आ जाएगा, जैसे अगले प्रोग्राम में क्या कर रखा है हमने, सब कुछ रीड कर रखा है। अगर मैं ऐसे करूं एस डॉट ए एस डॉट बी, चलेगा? बताना। चलेगा सर। एस बना, हाँ एस के चलेगा अंदर चलेगा। क्या है बच्चों, ए और बी है। ए आपने और रीड बी आ किया एस गए। डॉट ए और बी, मान लो मैंने वैल्यू दी 10 और 20, चलेगा। ठीक है जी। डन। जी अब अगर मैं ऐसा करता, एक मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना रखा है बाबूजी, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमा स्टार पी। तो एक पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है, सैंपल टाइप का, यानी इसमें किसी भी सैंपल का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप डाल सकते हो। मैंने क्या किया, आर का एड्रेस उठा के पी में डाल दिया। मैं ठीक है। रीड कैसे कर रहा हूं ये जरा चेक करना। मैंने रीड किया है सी इन आर डॉट ए, क्या रीड होगा क्या? बोलो। होगा। आर का ए होगा एक्सेस सर। कर सकता हूँ डॉट आर के डॉट साथ, ए हो बिल्कुल कर सकता है, सकता कोई हूँ। दिक्कत ही नहीं है। और अगर मैं हम्म। आर एरो बी करता हूं तो भी तो कर सकता हूँ। एक मैंने किससे एक्सेस किया, डॉट ऑपरेटर से। और आर के साथ नहीं ठीक कर है। सकता, सॉरी, आर के एड्रेस के पी के साथ कर साथ सकता हूँ। पॉइंटर। आर का एड्रेस किस में पॉइंट। डाला था मैंने, पी में। चल जाएगा बच्चों की नहीं? चल तो जाएगा तो सर। आपने दिया 15 और 25, तो आप दे सकते हैं, डन है। जी यानी जी। आप एक्सेस करते हो तो या तो डॉट से बताते हो या एरो से बताते हो, है ना? अब यहां मैं समझाना जी क्या चाह रहा हूं, जब आपने इसको जिस डॉट लगा के कॉल करते हो ना, तो जब भी कॉलिंग हो रहा है फंक्शन, तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना उसका एड्रेस किस में जा रहा है, एक बाय डिफॉल्ट पॉइंटर है जिसका नाम है दिस पॉइंटर। बस ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। एस का एड्रेस किसके अंदर ठीक है हिडन सर। है, दिस पॉइंटर में। तो अब ये लाइन तेरी बेटा असल में तुझे ऐसे दिख रही है, बट ये लाइन असल में क्या है, सीन दिस एरो रोल नंबर और दिस एरो मार्क्स। अब वही बात पॉइंटर में, जैसे तो पी एरो रोल जी नंबर चल सकता था कि नहीं? जी जी इसलिए जब आप आर से कॉल करते हो, आप पॉइंटर में तो किसी का भी एड्रेस जा सकता है ना सेम क्लास का। तो आर का एड्रेस किस में चला गया, दिस पॉइंटर में। तो जब तू एक्सेस कर रहा है तो वो आर से चल रहा है। समझ में आई बात क्या हो रही है? इस ठीक है तरीके सर। से हमारी ठीक है। कहानी चल रही होती है। बस यही कॉन्सेप्ट है तेरा दिस पॉइंटर का। ऐसा नहीं है वहां कुछ और बता दूंगा, इससे फालतू कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और क्या है, दिस पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर व्हेन यू कॉल एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर और एरो वट। जब आप कॉल करते हो तो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एड्रेस स्टोर्ड इन दिस पॉइंटर। तो वेन एवर आप फंक्शन के अंदर कुछ यूज कर रहे होते हो, तो दिस पॉइंटर, जी। अब तूने रोल नंबर लिख रखा है ना यार, ये इसमें क्यों जा रहा है भाई, ये इसमें क्यों नहीं घुस जा हम्म रहा? वो इसलिए नहीं घुस जा रहा, जब आपने कॉल किया एस से, तो एस का एड्रेस किस में है, दिस पॉइंटर में। तो दिस एरो रोल नंबर कर रहे हो तो भाई एस के में ही जाएगा ना, ये है। तो चलो हम्म। शुरुआत में ही बात कर ली तो आपको जीवन भर ये बात क्लियर रहेगी, क्योंकि हम थ्रू आउट कर रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं ना कि एस ने कॉल किया किसका, तो वो इसका। अब जी छोड़ो, जी। डेटा हाइडिंग आपको समझ में आ गया कि आपने अगर प्राइवेट बना रखा है तो आप डायरेक्ट यूज कर नहीं हम्म। सकते। अभी आपने पब्लिक बनाया, यू कैन डायरेक्टली यूज। तो डेटा हाइडिंग जी समझ में आता है। ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैप्सूल वर्ड से ध्यान रखोगे क्योंकि पेपर में कंफ्यूज भी तो हो जाता है ना बच्चा। कैप्सूल क्या, देखो डेटा हाइडिंग तो पता ही है, डाटा को छुपाना। छुपेगा कैसे, प्राइवेट बना के, बात हो गई खत्म। डन। एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल क्या होता है बच्चों, कैप्सूल के अंदर हमारी दवाई दोनों रखी होती है, वो कहलाता है, इसके अंदर मान लो दवाई है तो बाहर एक आवरण है जिसके अंदर दवाई छुपा रखी है। सेम एनकैप्सुलेशन क्या है, हमने ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो क्लास में डेटा तो रखते ही हैं, उस डेटा को हैंडल करने के लिए उसके फंक्शंस भी बनाते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है बच्चों, एनकैप्सुलेशन कहलाती है। तो यही तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है कि हम ऊप्स में क्या बनाते हैं बच्चों, जो चीजें बनाते हैं उसमें डेटा तो रखते ही रखते हैं, और उस डेटा को हैंडल करने के लिए डायरेक्टली उसके
फंक्शंस भी रखते हैं। फंक्शन। समझ में आई बच्चों बात कि नहीं आई, बोलिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ये चीज ठीक। कहलाती है आपका ओप्स। ओके, ठीक चलो। है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं बच्चों, बोलिए। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या इनहेरिटेंस। करेंगे, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेता है। तो ये क्या देता है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है, कोड की रीयूजेबिलिटी करता है वो। कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इनहेरिटेंस का मतलब तो सबको क्लियर ही होता है। अब है बच्चों पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप्स। शेप्स, है ना। मॉर्फ का मतलब क्या है, शेप होता है। जैसे आप आइसोमॉर्फिज्म पढ़ते हो, है ना। तो और आपको पॉली का मतलब पता ही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज बहुत सारी शेप में हो सकती है। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों दो तरीके की होती है। क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म, कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। कौन कौन सी, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होती है Right. आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो आप इंप्लीमेंट करोगे वो दो, एक तो आप पढ़ोगे फंक्शन ओवरलोडिंग, लोडिंग। ठीक है, और एक आप पढ़ोगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोड। ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप पढ़ोगे क्या, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप वर्चुअल फंक्शंस। भाई साहब ये मतलब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, चाहे मैं आज ये कह रहा हूं ये डी ट्रिपल एस में एक क्वेश्चन जी इतनी जी। बात से आएगा, है ना। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, रन टाइम क्या होती है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप क्या करते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसका एग्जांपल है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल मतलब क्या है फंक्शन। इसका, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर रहे होते हैं आप, फंक्शन को ओवरलोड करते हो। कैसे करते हो आगे सीखेंगे, ठीक है। मतलब इसी ठीक। चैप्टर का लास्ट टॉपिक शायद ये रख रखा होगा मैंने। तो ठीक पॉलीमॉर्फिज्म है। समझ में आ गया, ठीक है। कि एक, यस। अब देख मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं आपको पता चलेगा। मान ले मैंने एक सम फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग का अर्थ क्या है, मैंने लिखा इंट सम, इंट कॉमा इंट, ठीक है। एक और मैंने प्रोटोटाइप दे दी यहां पे, इंट सम, इंट कॉमा इंट। एक फंक्शन देख दे दी मैंने, इंट सम, इंट कॉमा फ्लोट कॉमा कैर मान ले। अब बच्चों मुझे आप एक बात बता दो, अगर मैं ये कॉल करूं सम 10 कॉमा 20, कौन सा फंक्शन कॉल होगा इन तीनों में से, मान लो इनकी सर। डेफिनेशन भी मैंने कहीं लिख रखी होगी। पहला। तो पहला होना चाहिए पहला कॉल बिकॉज हो जाएगा कि आर्गुमेंट नहीं, मैच कर रहे हैं। हाँ बोलो। जी। अब पहली यस बात सर। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग बस यही है, फंक्शन ओवरलोडिंग जितना लिख दिया मैंने। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है फंक्शन का नेम सेम होता है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है। अब काम कैसे कर देगा, अलग से थोड़ी कर देगा, कोई जादू थोड़ी है। तो अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर इंट कॉमा इंट, मान लो इसके अंदर मैं कर दूंगा सी इन ए प्लस बी, वॉट एवर जो भी रिसीव कर रहा हूं उन दोनों को जोड़ दे रहा हूं यहां पे। अब वही बात, अगर मैं कॉल कर रहा हूं बच्चों सीन 10 कॉमा 20 कॉमा 30, आपको पता ही है किसको कॉल कर रहा होगा, सेकंड वाले को। और अगर मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ सी इन 10 कॉमा 15.2 कॉमा ए, आपको पता है ये किसको रिसीव करेगा, इसमें कैरेक्टर है। तो फंक्शन का नाम सेम है और हमने प्रोटोटाइप अलग अलग रख दिया, वो चीज कहला रही है फंक्शन ओवरलोडिंग। और बच्चों क्या ये रटने की जरूरत है क्या, क्यों इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहा हो, क्या कंपाइल टाइम पे ये पता नहीं होगा कंपाइलर को कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा चलाना है, बोलो। बिल्कुल जी। बस, बिल्कुल सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक चीज पूछ लो सर, एक बस एक चीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पोलीमोफिज्म में जो ये हम इसका मतलब ये जो लिखने का जो सिंटेक्स है इसमें इसकी हम जो ये क्या रिटर्न टाइप है ये तो चेंज नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ बिल्कुल। पे इंट सम था तो मैं यहाँ पे अगर फ्लोट सम करके लिखता तो वो भी मतलब हाँ, कंसिडरेट ले करता। लिख दिया भाई, तेरा तो इसे जोड़ के तू क्या रिटर्न कर रहा है, वही तो रिटर्न टाइप है। तो इसे फ्लोट रख दे, इस वाले को तू वॉइड रख दे। मैंने तो फिर भी क्या कोशिश की, मैंने सारे सेम क्यों रखे थे। अभी तो सुन, हम्म, एक मैं ऐसे बना दूं, फ्लोट सम इंट कॉमा हम्म, इंट, है ना। तो अभी क्या हो गया, जी। ये फंक्शन है तो अलग ना लॉजिकली दोनों, कि ये सम ठीक है फ्लोट सर। वाला रिटर्न कर रहा है तो आपको प्रोटोटाइप आप उसका डिफरेंट रखोगे, बस वही फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब पेपर में देख क्या आता है, व्हाट डू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग एनी एग्जांपल, है ना। क्या ये चल जाएगा, मान ले फंक्शन ओवरलोडिंग का मैंने तो ये सिंपल सा सिखा दिया, क्या वो चल जाएगा, बिल्कुल चल यस जाएगा। सर। पेपर में आ जाए व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और बताओ। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तू बता देगा दो तरीके की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर इसके अंदर थोड़ा हम्म, थ्योरेटिकल पार्ट में तेरे को बताऊंगा कि इसके अंदर अर्ली बाइंडिंग होती है। अर्ली बाइंडिंग किसको ठीक है। बोलते हैं, जो पहले होती है ना, यानी पहले कंपाइल टाइम कंपाइल में टाइम पे। बाइंडिंग होती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो बाइंडिंग होती है उस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। लेटर बाउंड, लेटर बाउंड।
और इस वाली बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, इसको अर्ली बाइंडिंग, है ना। ये भाई साहब जितना लिख दिया 100% एक क्वेश्चन है अभी तो। ठीक है, तो पेपर में तेरे आगे व्हाट डू यून बाई फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग एन एग्जांपल, एग्जांपल बनाएंगे, पूरा प्रोग्राम बना के दे दूंगा मैं, हो गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या बन सकता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसका बता दो, या पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसका बता दो। तो मान लो आपने एक क्वेश्चन तैयार किया, तो वो सबके लिए तैयार है। समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे चलाएंगे तो किस क्वेश्चन को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो तब देखेंगे। तो एनकैप्सुलेशन समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो हाइडिंग इसेंशियल डिटेल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। फ्रॉम द यूजर, जनरली ऐसा लिख देते हैं। तुम्हें सादी भाषा में समझाऊं तो क्या है? बच्चों हम घर पे मान लो आप, जैसे अब तो क्योंकि आप लोग सब बड़े ही हैं, है ना, कोई छोटा बच्चा हो, ये स्विच है, स्विच बोर्ड, है ना। अभी तो घर में सबके अंदर ही फिटिंग हो रही है ना। पहले आप देखते थे वो बाहर बाहर तार नहीं जा रहे होते थे पंखे पे, तो आपको दिख रहा है बटन दबा रहा हूं मैं, तो ये तार जा रहा है यहाँ से, बिजली का करंट पंखे तक पहुंच रहा होगा और पंखा चल रहा होगा। अभी क्या है बच्चों, फिटिंग कैसी होती है, सबकी फिटिंग्स दीवार में है, यहाँ सिर्फ स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, और मान लो कोई लाइट का होगा, कोई कहीं का हो, क्या रखा है दीवार अंदर, जब बना था घर तो ईंटें थी, ये थी, यहाँ पे कटिंग हुई थी और यहाँ पे तार डल गई थी, और ऊपर लग गया, ऊपर से क्या हो गया, ये पेंट वेंट हो गया, सब खत्म। तो बस सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड। आप ये दबा रहे हो, सोचो सरप्राइज की बात है कि नहीं, आपने ये बटन दबाया यार पंखा कैसे चल गया, ये बटन दबा रहा हूँ लाइट कैसे जल गई, मतलब कैसे फ्लो हो रहा है करंट। तो आपको तो अब पता है ना अंदर चल रहा है, क्योंकि यू नो दिस थिंग। किसी के लिए तो नई बात होगी ना। जैसे मान लो अब आप फोन चलाते हैं, फोन क्या कम कॉम्प्लेक्स चीज होगी, कैसे काम कर रहा है, बट सही बात है। जो उसकी इनर डिटेल्स है वो हाइड है फ्रॉम द यूजर। यूजर मतलब ऐसा थोड़ी दुनिया के सारे यूजर से ही हाइड होगी, किसी ने तो बनाया ही ना, सही उसको तो बात पता ही होगा। सही जैसे इस छोटे एग्जांपल को बात। मैं कह रहा हूँ, तो जिसने घर बनाया है उस मिस्त्री को तो पता ही है ना इसका तार मैंने कहाँ डाला है अंदर, है ना, कि जी जी जी। तार मैंने स्टोर किए। बट यूजर के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी देता, हटा दिया। आप गाड़ी चलाते हो, आपको इस बात से मतलब है क्या, आपने स्टार्ट करा, अब उसके अंदर कितने प्रोसेस हुए, कहाँ से पेट्रोल फ्लो किया होगा, कहाँ क्या हुआ होगा, गियर डाला आपने, गियर बॉक्स में अंदर कैसे हुआ होगा, गरारी कैसे घूमी होगी, तुम्हें क्या लेना देना इस काम से। तुम्हारा काम क्या है, यस। स्टार्ट किया, गियर डाला और चल पड़े। ठीक है, अब मान लो फिर वही बात हम कह देते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है, या मान लो एक्टिवा और बाइक में डिफरेंस देखें, तो बाइक में तो एक्टिवा में गियर भी नहीं डालने, अबे गियर नहीं डालने तो मशीन थोड़ी बिना गियर के चल रही होगी। बस वो गियर क्या, हम्म। ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है अंदर, आपने डाल रखा है इतनी स्पीड पे, ये वाला अपने आप आ जाना चाहिए, दैट्स इट। उसके अकॉर्डिंग उसकी गरारी मोटर्स बना रखी हैं। जैसे आप वो नहीं देखते बच्चों, जो छोटे बच्चों की साइकिल्स होती है गियर वाली, तो उसमें आप गरारी देखते हो ना, अलग अलग है। तो जब वो बच्चा वो बटन दबा रहा बिल्कुल। होता है, तो वो चेन ऊपर से नीचे दूसरे पे चढ़ती रहती है, तो उससे क्या होता है, कम पेडल मारने पे भी ज्यादा स्पीड से चलती है। ठीक है, तो जी फिलहाल एब्स्ट्रैक्शन समझ में आता है, इसेंशियल डिटेल्स यूजर से हाइड करना, यानी कॉम्प्लेक्स चीजें उसे नहीं दिखाना, उसे सिर्फ वो दिखाना जो इजी चीजें हैं। समझ में आ गई? अब ये सारी चीज यहाँ लिखी है, एनकैप्सुलेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। डेटा हाइडिंग क्या है, प्रिवेंटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर आप डायरेक्ट एक्सेस को ना कर पाए। ठीक है, तो यानी हम्म। आपने अगर प्राइवेट बना रखा है बैलेंस को, तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा सही। तो एनकैप्सुलेशन कभी भी लिखा मिलेगा, रैपिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। रैपिंग अप, रैप करने का मतलब क्या होता है, उन्हें एक जगह बनाना, मेथड्स और डेटा को टुगेदर, वो क्या कहला रहा है आपका, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और डेटा हाइडिंग क्या है, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना। ओके, इनहेरिटेंस क्या है, वन क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास एक्वायर करती है तो उसको क्या बोलता है, इनहेरिट करना। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे, देखो जैसे इसने क्या कर रखी है, एक क्लास बनाई है एनिमल, एक नई क्लास बनाई डॉग, और ये जो लिखा है इसने पब्लिक मोड में एनिमल क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया। तो डॉग ने इनहेरिट कर लिया, इसके अंदर एक फंक्शन था ना ईट फंक्शन, वो इसके अंदर भी आ गया। तो इनहेरिटेंस पे अपने आप में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो कहानी हो ही जाएगी। सबसे मतलब ये बात इतना इतना लिखा हुआ आता है बच्चों, ये बात कि कोड की क्या देता है इनहेरिटेंस से, कोड की रीयूजेबिलिटी मिलती है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। पॉलीमॉर्फिज्म, वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो देखो वो सम फंक्शन मैंने बनाया था ना, तो वो एक ही चीज पे नाम, मतलब उसका क्या है, इंटरफेस एक ही है, सम नाम है, लेकिन उसकी मल्टीपल फॉर्म्स वहां पे मौजूद है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डन। दो जी तरीके सर। की हुई, कंपाइल टाइम और रन टाइम। इसमें फंक्शन फ्रंट ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यहाँ पे फंक्शन ओवर राइडिंग। ये तो फालतू बात बता रहा है, इससे कोई मतलब ध्यान नहीं रखना, तुम्हें वर्चुअल फंक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन के अंदर ऑपरेटर ओवरराइडिंग होता है, कैसे होता है आगे समझाऊंगा। ठीक है, फिर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, शोइंग इसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। उसे सिर्फ वही, तू तो बटन दबा, अंदर इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल क्या है उसे तुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं।
क्लियर हो गई होगी बच्चों बात, है ना? जी सर जी। बस अब ये यहाँ पे इसका रिवीजन हम इस पूरे चैप्टर का ले लेते हैं। सी प्लस प्लस किसने डेवलप की थी? बजाज ने स्ट्रप में। पहला नाम था सी विद क्लासेस, फिर सी प्लस प्लस किया, यानी न्यू एडिशंस ओवर सी, है ना? इसके अंदर हम क्या दो नए वेरिएबल्स यूज किए बच्चों हमने, क्या क्या एडिशन है? क्लास और रेफरेंस सर ये। एक तो क्लास और क्लास नाम का डेटा टाइप, रेफरेंस। है ना, और एक रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है जी बच्चों। सीन यूज करता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसका दूसरा नाम क्या है? बोलो। इसका इसका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम। ठीक है, इसका गेट फ्रॉम भी है, और इसका इंसर्शन ऑपरेटर के साथ इसका नाम है पुट टू। ठीक है। फिर जी इसे अब लिखा तो है यार, गेट फ्रॉम और पुट टू। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर समझ में आ गई? यस। ऑलवेज रेफर टू द किस स्कोप ऑफ पे? द क्लास। क्लास को ग्लोबल बताता है वैल्यू, बाहर है की। ना? चलो। वैल्यू। एनकैप्सुलेशन रैपिंग डेटा और फंक्शंस को एक साथ रख दिया, एनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, कैसे? जो प्राइवेट बना दिया उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। इनहेरिटेंस कोड की रियूजेबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक इंटरफेस मल्टीपल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्शन हाइड करना, इसेंशियल डिटेल। आई होप यू ऑल गेट दिस थिंग्स। ठीक है, डन। ओके। यस सर चलो, यस सर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं भाई, दूसरी क्लास भी करनी है। सी प्लस प्लस किसने बनाई थी? बजाज ने बजाज स्ट्रप। नेस्टर। ओरिजिनल नेम सी का क्या था? सी विद क्लासेस। द सिंबल प्लस प्लस इन सी प्लस प्लस इंडिकेट्स क्या करता है? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट टाइप, बाय। मतलब सी से एक इंक्रीमेंट बाय। स्टेप आगे थी, बस वो इतनी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू फीचर एडेड इन सी प्लस प्लस बट नॉट अवेलेबल इन सी? क्लास। क्लासेस। क्लास नहीं था। विच क्लास। ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है सीन के साथ? एक्सट्रैक्शन करता है बी। है ना? तो ये ऑपरेटर हो जाएगा यस सर। सी द ऑपरेटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? किसके साथ यूज हो रहा है? पहली बात सी एक्सट्रैक्शन। इन के साथ, है ना? तो पुट टू है गेट या फ्रॉम। एक्सट्रैक्शन? तो एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन एक्शन। ठीक है। विच ऑपरेटर इज कॉल्ड पुट टू ऑपरेटर, किसको बोलते हैं तो बच्चों? सी आउट के बी। साथ जो यूज होता है, क्योंकि सी आउट ए आप कर रहे हो, ए की वैल्यू पुट कर रहे हो किसके अंदर? सी आउट के अंदर, जिससे कि सी आउट उसे डिस्प्ले पे लगा सके। ओके। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? अब अगर आप ये चला रहे हैं सीन एक्स और आपने क्या प्रिंट किया? स्कोप रेजोल्यूशन एक्स, तो 100। ऑलवेज ग्लोबल 100 वैल्यू मतलब आएगा। क्या आ जाएगा? 100। 100। ठीक है बच्चों, डन। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस इज, कौन सा ऑपरेटर होता है? ये ऑपरेटर स्कोप इसी। रेजोल्यूशन है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्राइमरली यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल हाइडिंग हिडन बाय बाय लोकल लोकल बाय वेरिएबल्स। लोकल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? अनदर नेम ऑफ एंड द नेम एग्जिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, एक्सिस्टिंग है ना? वेरिएबल। विच ऑफ द डिक्लेरेशन, कौन सी डिक्लेरेशन क्रिएट करेगी रेफरेंस वेरिएबल को? तो क्या करेगी बच्चों? ऑप्शन बी। बी। सर बी पहली बी बात, सर ये तो बी। इनवैलिड है, ये तो वैलिड ही नहीं है। ये तो यहां पे आपने क्रिएट किया है, ये सही क्रिएट कर रही है, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये भी क्या है बच्चों? इनवैलिड है। क्यों? एड्रेस पास कर रहे हो तो रिसीव किसे करना चाहिए था? पॉइंटर। पॉइंटर इसकी में। सही पॉइंटर फॉर्म क्या आना होती है? चाहिए इंट था। स्टार आर कर रहे हो तो पास क्या करना चाहिए था? एक्स का एड्रेस। और इसकी सही फॉर्म क्या होती? अगर इंट आर में रिसीव कर रहे हो तो ये पॉइंटर होना चाहिए था, और यहां से एड्रेस ऑफ एक्स। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। ठीक है। Yes, sir. ऊप्स का कॉन्सेप्ट देखो, विच ऊप्स कॉन्सेप्ट बाइंड्स डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, तो उसे क्या बोलते एनकैप्सुलेशन। हैं? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। स्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस आप नहीं कर पा रहे, क्या कहलाता है? डेटा हाइड। डाटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग प्राइवेट। विच एक्सेस स्पेसिफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डेटा हाइडिंग? के लिए हम कौन सा पब्लिक। स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं? प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट करेंगे तो हाँ। डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा। और आप नहीं लिखते, ये क्वेश्चन बहुत आता है, डिफॉल्ट पूछ ले, कौन सा होता है डिफॉल्ट मोड? अगर आप प्राइवेट। क्लास में कुछ नहीं लिख प्राइवेट रहे हो तो होता बाय है। डिफॉल्ट सारी चीजें क्या बनेंगी? प्राइवेट। द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, तो उस चीज को क्या? इनहेरिटेंस। 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 कोड की रियूजेबिलिटी देगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या देगा, ये कौन सा फीचर देता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। एक इंटरफेस बहुत सारी फॉर्म क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका कंपाइल एग्जांपल है? टाइम। कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म। टाइम। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आगे पढ़ेंगे तो वैसे ही ना। हो जाएगा। विच ऊप्स कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन शोइंग एसेंशियल फीचर्स वाइट हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, एब्स्ट्रैक्शन। तो इट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, डन फॉर सी प्लस प्लस। यस सर। अभी दूसरी क्लास यस सर। लेते हैं।